नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं पेंशन की। जी हां, एक नई पेंशन योजना 2004 से लागू है और एक पुरानी पेंशन योजना थी जिसके तहत जो कर्मचारी आज भी आते हैं वो अपनी आखिरी तनख्वाह की आधी रकम बतौर पेंशन, बतौर सुरक्षा कवच पाते हैं। यह उनके बुढ़ापे का सहारा होता है। किसी का भी, सबका बुढ़ापा आएगा, हर कर्मचारी का यह उनका सहारा होता है, बुढ़ापे की लाठी। और इस पर कई महीनों से एक राजनीतिक जंग चल रही है। विपक्षी खेमा पुरानी पेंशन लागू करता घूम रहा है। अपने द्वारा शासित राज्यों में 5 राज्य आ गए हैं अब इसकी जद में। छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, यहां पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों ने यह भी बताया कि जिस राज्य में सरकारी कर्मचारियों की तादाद अच्छी खासी है, और हिमाचल में लगभग कहा जाता है हर घर में कोई ना कोई एक सरकारी कर्मचारी है, तो वहां पर यह चुनावी नतीजे तय करने का मादा दम भी रखती है यह योजना। सरकार लगातार कहती आई है कि यह पुरानी पेंशन योजना जो लागू की जा रही है ना, यह अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर देगी। और जो एनपीएस के तहत पीएफआरडीए के पास पैसे हैं, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, अब यह पैसा वापस नहीं दिया जा सकता। यह तो फंड में लगा दिया। तो राजस्थान में 35,000 करोड़ जो वहां के कर्मचारियों का पीएफआरडीए के पास है वो वापस नहीं मिलेगा। 17,000 करोड़ के करीब छत्तीसगढ़ का है, 7,500 करोड़ हिमाचल का है, नहीं मिलेगा। दे ही नहीं सकते, कानून ही नहीं है। और ये कर्ज लेकर घी पीने वाली बात है। ये बातें मैं पहले बोल चुका हूं, पर ये दोहरा क्यों रहा हूं मैं? क्योंकि जो ये लड़ाई है, ये जो जंग है, एक रोचक मोड़ पर आ टिकी है। और रोचक मोड़ क्या है? खबरें आ रही थी संसद में, बाकायदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई पेंशन योजना को रिव्यू करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। फिर खबर आई कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब पूरी रूपरेखा सामने आ गई है। वित्त सचिव के अलावा जो अगुवाई करेंगे इस समिति की, इस कमिटी में पर्सनल एंड ट्रेनिंग, हिंदी में जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कहते हैं, उनके सचिव, वित्त विभाग के विशेष सचिव और बतौर सदस्य पीएफआरडीए जो ये अथॉरिटी है उसके चेयरमैन भी होंगे कमिटी में। और कमिटी का काम क्या होगा, क्या देखेगी भाई, ये तो पता होना चाहिए। तो मौजूदा फ्रेमवर्क और दायरे के संदर्भ में बदलाव की सिफारिश। तो नई पेंशन योजना को दुरुस्त, तार्किक और मुकम्मल, फिस्कली प्रूडेंट बताने वाली सरकार कह रही है इसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं। अब यह समिति इसकी सिफारिश करेगी। पहला टर्म्स ऑफ रेफरेंस। दूसरा, एनपीएस के तहत पेंशन लाभ और आकर्षक बनाने पर भी सुझाव। यानी कि एनपीएस में जो पेंशन मिलती है वो आकर्षक नहीं है। क्या यह सरकार मान रही है? और इसके पीछे कुछ नई जानकारी अब आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। हम नई पुरानी पेंशन की बात करते रहते हैं भाई, पुरानी पेंशन में आधी
जो आपकी आखिरी तनख्वाह थी वो मिल जाएगी पेंशन के तौर पर। नई पेंशन में मिलता कितना है यह हमें मालूम नहीं। थोड़ी हमने तहकीकात की, रिसर्च भी की और ग्राउंड पर भी गए, तो हमने क्या पाया। पहली केस स्टडी, प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए डॉक्टर राम बालक चौबे। रिटायरमेंट के वक्त यानी कि रिटायरमेंट से पहले आखिरी तनख्वाह थी इनकी 1,18,000 रुपए, और पेंशन क्या मिलती है इन्हें? 4,044 रुपए। 4,044 रुपए, 2.5% आखिरी तनख्वाह का, 2.5%। उनके साथ 12 और टीचर्स जो रिटायर हुए, उन्होंने भी यही दुख भरी कहानी सुनाई। और यह ताउम्र यही पेंशन मिलेगी, यह बढ़ेगी नहीं। जो पुरानी पेंशन योजना में लोग आते हैं, कर्मचारी आते हैं, उसमें डीए भी जुड़ता रहता है तो पेंशन बढ़ती रहती है। यहां कोई बदलाव नहीं, यह तय हो गया 4,044 रुपए यही मिलेंगे ताउम्र। प्रयागराज के विक्रमजीत सिंह हैं, 31 मार्च को रिटायर हुए। ये हिंदी के अध्यापक थे इंटर कॉलेज में। इनका वेतन था 83,000 रुपए। इनको मिल रही है पेंशन 2,500 रुपए, 2,500 रुपए। जिनकी 70,000 थी उनको भी 2,500 मिल रहे हैं। यह भी हमने पाया जब हम जमीन पर उतरे। 84,000 का वेतन पाने वाले एक जगह उन्हें मिल रहा है 3,197 रुपए। तो अब सरकार के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस कह रहे हैं कि पेंशन लाभ को और आकर्षक बनाने के सुझाव भी दीजिए। तो यह सरकार को अब समझ में आ रहा है। तीसरा टर्म, नेशनल पेंशन सिस्टम के मौजूदा ढांचे में बदलाव की जरूरत है क्या? सरकार क्या कुंभकर्णीय निद्रा में थी, या हमें अर्थशास्त्र का गलत पाठ पढ़ाया जा रहा था? अगर पुरानी पेंशन योजना गलत है, आर्थिक बोझ है, कंगाल कर देगी उन राज्यों के खजाने को जहां पर यह लागू किया जा रहा है, तो फिर बदलाव की जरूरत क्यों खंगाली जा रही है, तलाशी जा रही है? और सिफारिश लोगों के हितों और बजट के अनुशासन के विपरीत ना हो। तो जन कल्याण की भी याद आई सरकार को, पर वित्तीय अनुशासन की डगर से वो हटना नहीं चाहती है। और यहां मैंने आपको बताया था कि ये विपक्षी राज्यों में तो चलिए 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो गई, लेकिन जहां पर बीजेपी सत्ता में है, जिन राज्यों में, वहां भी विरोधी सुर भी उन्हीं के खेमे से उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। हरियाणा में गठबंधन सरकार है जिसकी चाबी के चलते सत्ता का ताला खुला। जेजेपी कह रही है नहीं, पुरानी पेंशन लागू करो। मध्य प्रदेश में साल के अंत में चुनाव हैं, वहां पर इन्हीं के विधायक बिसेन साहब कहते हैं कि पद ले लो, पार्टी से निकाल दो, कुछ भी कर दो, पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दो। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने वाले हैं, शिमोगा की, वहां पर इनकी विधायक कह रही है नहीं, पुरानी पेंशन योजना तो लागू करनी ही होगी। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में सरकार है, वहां एकनाथ शिंदे शिक्षकों से मिलते हैं, कहते हैं मैं तरीका ढूंढ रहा हूं पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए। देवेंद्र फडणवीस बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं महाराष्ट्र में बीजेपी के, वो कहते हैं नॉट नेगेटिव ऑन ओपीएस। ओपीएस को लेकर मैं नकारात्मक नहीं हूं। तो क्या चुनावी नफा नुकसान अब आंका जा रहा है, और जो वित्तीय अनुशासन की, फिस्कल प्रूडेंस, डिसिप्लिन का राग, जो पाठ पढ़ाया जा रहा था, अब उसे क्या धीरे से दरकिनार करने की यह कोशिश भी है इस समिति के जरिए? वैसे आंध्रा का मॉडल भी हमारे सामने आया था, जहां जगन मोहन रेड्डी ने
एक नया फॉर्मूला इजाद किया कि भाई 50%, आधी तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने बाकायदा एक फॉर्मूला बनाया जिसमें 33% से 40-42% तक पुरानी जो आपकी आखिरी तनख्वाह थी उसका आपको मिल जाएगा। तो ये आंध्रा के मॉडल पर सरकार जाती दिख रही है केंद्र सरकार, या पुरानी पेंशन करनी ही पड़ेगी, या ये एक ट्रायल बलून भी फ्लोट किया जा रहा है और समिति कब देगी, कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, कब सिफारिश देगी, कब उन्हें अमल में किया जाएगा या स्ट्रेटेजिकली टाइम किया जाएगा चुनाव के साथ कि देखिए ये हम कर देंगे, एक बार और बटन दबा दो हमारे हक में। और यहां पर पीएफआरडीए के चेयरमैन को शामिल करना, क्योंकि कहा यह जा रहा था पीएफआरडीए के पास पैसा चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता कानून, तो कानून भी क्या बदला जाएगा? आज का यही सबसे बड़ा सवाल भी है। नई पेंशन की समीक्षा, सरकार की अग्नि परीक्षा, और फिर लागू होगी पुरानी पेंशन। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को ट्रैक करते हैं, समझते भी हैं, सीए हैं, गोपाल अग्रवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आंकड़ों के महारथी हैं, अभय दुबे, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, अकाउंट्स और ऑडिट इनकी स्पेशलिटी है, अब राज्यसभा के सांसद हैं बीजू जनता दल के डॉक्टर अमर पटनायक, विजय कुमार बंधु अध्यक्ष है नेशनल मूवमेंट फॉर ओपीएस, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर, और साथ ही साथ जाने माने अर्थशास्त्री और ये भी सीए हैं, शरद कोहली मेरे साथ स्टूडियो में हैं। तो सबसे पहले विजय भाई, शुरुआत आज आपसे कर रहा हूं। कुछ हमने रिसर्च की, कुछ ग्राउंड पर गए और ये चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने आए। राम बालक चौबे, डॉक्टर राम बालक चौबे, 1,18,000 रुपए की आखिरी तनख्वाह और पेंशन मिलती है 4,044 रुपए। यह विक्रमजीत सिंह की बात हो, यह दरअसल इक्का दुक्का वाकया है जिनकी डिटेलिंग में हमें जाने की जरूरत है, या यही सबब है एनपीएस का और ऐसी ही पेंशन कर्मचारियों को मिल रही है रिटायरमेंट पर? जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कहा, यही सबब है। और ये कोई एक दो घटना नहीं है। आप एनपीएस में जितने लोगों से रिटायर हो रहे हैं, जितने लोगों को एनपीएस के तहत पेंशन मिल रही है, सबके हाल यही हैं। और ये पूरे देश में सैकड़ों हजारों उदाहरण है। और हर महीने, अभी तो मार्च बीता, 31 मार्च को बहुत सारे लोग रिटायर हो गए। यहां तक ये स्थिति है कि जिनका एनपीएस के तहत 10% तनख्वाह से कटा हुआ भाग था, उससे भी कम पेंशन पा रहे हैं। मतलब हम अपनी तनख्वाह का जो 10% हमने दिया है एनपीएस व्यवस्था में सरकार को, सरकार के लोगों को, उससे भी कम पेंशन मिल रही है। नहीं, ये कैसे संभव है? ये कौन सी आंकड़ेबाजी? जितने मैंने पैसे दिए उतने तो मिलेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। सर यही बात, उसका एक सीधा उदाहरण सर हम बताएं। जैसे जो बताया जाता है, जो कहा जा रहा है कि हम शेयर मार्केट में लगाएंगे, शेयर मार्केट अनिश्चित होता है। और मेरी अपनी जो छोटी सी समझ है, देश का 96% को लोगों को शेयर मार्केट का कोई उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं। 2-4% लोगों के लिए खेल होगा, कब चढ़ता है, कब घटता है, कब निकालना है, कब फायदा होता है, ये उनको पता हो। अधिकांश भाग हिंदुस्तान की, चाहे कर्मचारी हो चाहे जनता हो, बाहर रहती है। अब जब उसमें रिटायरमेंट का दौर आता है, अब मान लीजिए एक उदाहरण हम देते हैं, अगर एक खेप आई, एक बड़ी संख्या आई, हमारी एक संख्या आई कि 1 लाख लोग भर्ती किए गए, अगले 31 तारीख को जब मार्च में रिटायर होते हैं, उस समय शेयर सूचकांक, अगर शेयर मार्केट कम है, तो फिर हमारा जो वैल्यू था, हमारी जो पैसा था, वो हमारा मूल्य पैसा नहीं होगा, जो उस डेट में होगा वो हमारे लिए होगा। और दूसरी बात, मैं जो और गंभीर बात कहना चाहता हूं, ये पेंशन नहीं है,
ये तो जो व्यवस्था दी गई है एनपीएस के तहत कि 60% आप पैसा वापस लेंगे, 40% का आप किसी बीमा कंपनी से पेंशन प्लान लेंगे, और ये जो पैसा हमारा जमा उसका ब्याज है, ये पेंशन नहीं है। इसीलिए ये बात क्लियर समझ में नहीं आ पा रही लोगों को। और जब लागू की गई थी तो लोगों ने बड़े सबसे उत्साह दिखाए गए थे, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। आज तो मैं कहता हूं कि जो अभी कमेटी बनाई गई है, हम तो कहते हैं कि इस कमेटी में एनपीएस पे सुधार की बात है, जिसको हम अस्वीकार करते हैं। हम सब लड़ाई ओपीएस की लड़ रहे हैं, और अगर कमेटी बनी तो ईमानदारी से एक दिशा में मैं उससे कहूंगा कि जो लोगों को पेंशन इस समय मिल चुकी है एनपीएस के तहत, उन पे ग्राउंड पे जाएं, जैसे आप गए, आप उस पर जाकर सर्वे करें, फिर 4400 फिर 26 रुपए में क्या उस व्यक्ति का जीवन यापन हो पाएगा? हमारा सवाल सबसे बड़ा ही है। और नहीं, इसमें क्या एक और फर्क, विजय भाई देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये भाई बुजुर्ग सबको होना है, आपको भी, मुझको भी। और जो ये सुरक्षा कवच है, ये मिलता भी वैसे बहुत कम लोगों को है, सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। प्राइवेट, जैसे मैं प्राइवेट नौकरी करता हूं तो मेरी तो कोई पेंशन है नहीं। 85% वर्क फोर्स के पास तो कुछ भी नहीं है, उनको भी मिलना चाहिए। पर अभी हम सीमित ही रखें अपनी चर्चा। पहले जो व्यवस्था थी तो आपको आखिरी तनख्वाह का आधा तो मिलता ही था, साथ में आपका एक पीएफ अकाउंट भी होता था जी, तो प्रोविडेंट फंड के भी पैसे मिलते थे और पेंशन भी मिल रही है। यहां ना तो प्रोविडेंट फंड है, वो दरअसल 60% रकम जो आप निकाल सकते हैं वो एक बार निकाल ली, उसके बाद पेंशन के नाम पर यह पैसा बच गया। यही व्यवस्था है। जी जी बिल्कुल। और अभी आपने एक बहुत अच्छा बताया, मैं अभी अमर आपके पास आ रहा हूं, आप मना कर रहे हैं। कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा वो सम्मान और स्वाभिमान का सवाल हुआ करता था। जीपीएफ की व्यवस्था बंद कर दी गई, प्लस हमारे तनख्वाह का 10% जा रहा है। मतलब मेरा वेतन भी कम हो गया एनपीएस में, 10% मेरा पैसा जा रहा है। नहीं, वो तो पहले भी जाता था ना। कौन लोग लगा रहे हैं, कौन लोग खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता है। हाँ। नो, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी वो जीपीएफ हमारा पैसा हुआ करता था। हाँ। हमें उसे बाद में रिटायर के समय वापस हमें मिल जाया करता था, और ये पैसा नहीं करता था पुरानी पेंशन व्यवस्था में। नई में तो हमारी तनख्वाह भी कम हो गई, हमारा पैसा भी गया, और हमारा पैसा डूब भी जा रहा है। और एक अभी आप ही ने कहा 1,18,000 पर 4,044 रुपये ये पेंशन है। इसको पेंशन कैसे कह सकते हैं? इंटरजेक्ट कर रहे थे डॉक्टर अमर पटनायक। गोपाल बाबू आपके पास आऊंगा, ये चीजें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दर्शक तक पहुंचनी चाहिए। जी देखिए, पुरानी स्कीम जो थी उसमें नया स्कीम जो है, पुरानी और पेंशन स्कीम है, नया जो है पेंशन स्कीम है। प्रोविडेंट फंड जो है वो एक दूसरा चीज है। पुराने स्कीम में, ओपीएस में, आपको पेंशन का 50% जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअली लास्ट पे का नहीं है, 10 महीने का एवरेज का लास्ट पे। लेकिन वो भी है, उसमें 33 इयर्स मैक्सिमम। उसमें जो सपोज आप 20 साल काम किए तो कम मिलेगा, 10 साल काम किए तो और भी कम मिलेगा। तो ये सब है उसमें प्रावधान। और उसमें जो जनरल प्रोविडेंट फंड है, वो जनरल प्रोविडेंट फंड में आप पैसा देते हैं सरकार को लोन की तरह, और आपको एक इंटरेस्ट मिलता है सरकार के खाते में, उसको दिखाया जाता है बाकायदा एज ए पब्लिक डेट। उसमें भी पब्लिक अकाउंट्स में दिखाया जाता है। अभी जो नया स्कीम आया उसमें जनरल प्रोविडेंट फंड में आप पैसा दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नया पेंशन है वो उसमें भी तो पैसा दे रहे हैं। पहली वाली स्कीम में वहां पर पैसा नहीं देना होता था। करेक्ट। उसमें जो था वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन नहीं था, डिफाइंड बेनिफिट, आपको इतना पैसा मिलेगा। लेकिन अभी जो है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की आप इतना दीजिए, सरकार देगा। इसमें जो नहीं, देखिए मैं इसीलिए, देखिए मैं इस एक मिनट डॉक्टर अमर, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं ताकि क्लैरिटी हो। और ये व्यवस्था मैं समझ गया था, और आपका इंटरवेंशन मैंने इसीलिए आपको इंटरवीन करने के लिए भी कहा। देखिए, सरल भाषा में मैं कहूं, पुरानी व्यवस्था ये थी कि मुझे मेरी तनख्वाह, मैं सरल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो 10 मंथ्स एवरेज, उसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। मोटी मोटी बात कि मेरी आखिरी तनख्वाह का आधा मुझे पेंशन के तौर पर मिल जाएगा, और उसके लिए मुझे एक पैसा नहीं देना होता था अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूं। जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड में मैं 10% अपना कटवा रहा हूं, सरकार भी वो दे रही है, और वो पैसा मुझे सरकार नहीं दे रही है उसमें। हाँ, इसमें सरकार नहीं दे रही है। मैं प्राइवेट उसके लिए बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में वो ऐसा होता है, हाँ, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला। हाँ, ठीक है, मोटी बात पर रहते हैं। तो उसका मुझे एक मुश्त पैसा मिल जाता था। तो वो एक मुश्त पैसा तो मैंने कर्ज दिया सरकार को, वो उसने लौटा दिया,
जब मैं 58 या 60 या 62 या 65 साल का हो गया। यहां तो मैं पैसा दे रहा हूं पेंशन के लिए, जीपीएफ तो है ही नहीं, वो अलग मैं करूं या ना करूं। ये तो दरअसल मैं जो कर्ज दे रहा हूं उसके नाम पर मुझे 4,000 रुपए दे दिए। लेकिन आप जो पेंशन दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन में अपने तरफ से, हाँ। सरकार भी उतना दे रहा है। पहले हाँ। वो नहीं देती थी, पहले वो नहीं देती थी, तो इसलिए दे रही है लाख सरकार। रुपए की मेरी क्योंकि तनख्वाह आपका थी, फर्क 4,000 पड़ेगा। रुपए मुझे मिल गए, मेरा घर चल जाएगा क्या? इस व्यवस्था में तो दिन रात का अंतर हो गया, पुरानी और नई में। आप समझिए कि आप पहले स्कीम में आप सरकार कुछ नहीं देती थी, अभी जो स्कीम है उसमें सरकार भी आपको आप जितना परसेंट दे रहे हैं सरकार उतना परसेंट दे रहा है, दे रही है उसमें। नहीं सर, डॉक्टर अमर पटनायक प्लीज मैं फिर से इंटरवीन करूंगा। पहले वाली में सरकार कुछ नहीं दे रही थी, सरकार मुझे पेंशन दे रही थी और मैं एक भी रुपया नहीं कटवा रहा था पेंशन के लिए। करेक्ट, ठीक है, सही बात है। लेकिन वो जो चला वही तो उसी के ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है आपके चैनल में। मैं आपको तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। इसी मुद्दे के ऊपर काफी चर्चा हुई है, किसी भी चैनल में इतना नहीं हुआ है। तो इसका जो ये है कि वो सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि आप देखिए अभी देश में 4 राज्यों के छोड़ के बाकी सब राज्य, पंजाब से शुरू करके डेट टू जीडीपी रेशियो पंजाब का हाईएस्ट है, 63% है, 25% पे रहना चाहिए एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से। आप उसी टाइम में 99 में वैसे ही चलते रहते थे, तो अभी सब स्टेट का ये पोजीशन दीवाना। केंद्र सरकार की क्या पोजीशन है डेट टू जीडीपी रेशियो? हाँ जी, केंद्र सरकार की डेट टू जीडीपी रेशियो कितनी है? केंद्र सरकार की डेट टू जीडीपी रेशियो 54% है। 74 तक भी चली गई थी बीच में। हाँ, तो मैं इसलिए 80% में तक गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिफाइंड बेनिफिट स्कीम जो पुराने पेंशन स्कीम में था वो सस्टेनेबल नहीं है। तो फिर समीक्षा के लिए ये समिति क्यों बना दी सरकार ने? समीक्षा इसलिए बनाई है, मुझे लगता जो है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस देख के कि उसमें जो मिल रहा है अभी लोगों को 10% देके 10%, पीएफआरडीए को क्यों इसमें मेंबर भी बनाए हैं। पीएफआरडीए इज लाइक ए फंड मैनेजर नाउ। किसी भी म्यूचुअल फंड का लेखेंगे तो इट्स लाइक अ फंड मैनेजर। तो जो फंड मैनेजर है उनका कॉम्पिटेंस टू गिव ए रिटर्न व्हिच इज हायर, आप देखेंगे सब म्यूचुअल फंड का रिटर्न तो सिमिलर नहीं होता है, कोई अच्छा करता है कोई बुरा करता है। तो मुझे लगता है कि उसमें वो करेंगे कि शायद सरकार कुछ पोर्शन अंडरराइट भी कर सकता है, जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जो सजेशन है कि हम इतना आपको सर्टेन परसेंटेज दे देंगे डिफाइंड और डिफाइंड बेनिफिट और सर्टेन परसेंट मार्केट लिंक्ड रहेगा। तो मतलब पीएफआरडीए आम आदमी का, सरकारी कर्मचारी का पैसा ढंग से नहीं लगा पा रहा है। क्या सरकार ये मान रही है कि सट्टे बाजार में लगा दिया, रिटर्न अच्छे नहीं मिल रहे? नहीं, आपको ये भी समझना होगा कि पीएफआरडीए जो है वो कितने साल का ऑर्गेनाइजेशन है और फंड मैनेजर जो पुराने हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कितने सालों से उनका कार्पस बहुत बड़ा है, इसलिए 2009 में इसको पब्लिक को खोल दिया गया। लेकिन ये चर्चा वहीं पे होगा उस मीटिंग में कि पीएफआरडीए कुछ बेटर वे में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिसमें ये इक्विटी पोर्शन कम करके लेटेस्ट से डेट फंड्स में ज्यादा रखेंगे कि आपको एश्योर्ड रिटर्न मिले। लेकिन वो एश्योर्ड रिटर्न 50% जो पुराने पेंशन उतना तो नहीं हो पाएगा। उसमें ये चर्चा भी आएगी कि आजकल खबरें ये आ रही हैं कि ईपीएफओ का पैसा, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है, अडानी समूह पर गंभीर सवाल खड़े होने के बावजूद ईपीएफओ का पैसा अभी भी अडानी समूह में लगातार लगाया जा रहा है। ईपीएफओ का तो मैं अलग उदाहरण के तौर पर, मतलब पीएफआरडीए का नाम मैंने नहीं लिया इसलिए, पर क्या यह सवाल भी आएगा? नहीं, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ईपीएफओ जो है उसमें तो आपको एश्योर्ड रिटर्न भी दे रहे हो, उसमें ये इसका कंपैरिजन ठीक नहीं होगा। लेकिन जो फंड मैनेजर है, अब एश्योर्ड रिटर्न की बात करने लगेगी सरकार, यानी कि आपकी आखिरी तनख्वाह का कितना पैसा कम से कम इतना तो देंगे, ये राह खुलती दिख रही है आपको? हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ पोर्शन सरकार से डिफाइंड बेनिफिट देंगे और बाकी मार्केट लिंक देंगे। तो गोपाल बाबू, आप इंटरवीन भी करना चाह रहे थे, पर सवाल ये है कि पुरानी पेंशन को, अर्थव्यवस्था को बेड़ा गर्क करने वाली, बताने वाली आपकी सरकार अब नई पेंशन की समीक्षा कर रही है, क्यों? देखिए संदीप जी, 2-3 चीजें हमें स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं। आपके यहाँ पे चैनल पे कई बार डिबेट भी हुए हैं, डिस्कशन भी हुए, कंफ्यूजन हो जा रहा है। देखिए, अगर आप ये कहते हो कि
प्रोविडेंट फंड बिल्कुल अलग चीज है, वो पहले भी थी अभी भी है। उसके अंदर कई तरह के बेनिफिट है। आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स में भी एग्जम्पशन मिलता है जब देते। उसके बाद जो आपको प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर भी वो टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है, और उसमें भी सरकार डिसाइड करती है कि 8% मिलेगा या 7.9 मिलेगा या 8.5 मिलेगा, तो वो एश्योर्ड रिटर्न है। तो ये तीनों प्रोविडेंट फंड में बहुत बड़े बेनिफिट है। जो जितना पैसा लगाता है उसके अनुसार उसको इंटरेस्ट फ्री रिटर्न टैक्स रेट भी मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है, टैक्स फ्री इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, इन्वेस्टमेंट का भी एग्जम्पशन मिलता है, और एश्योर्ड रिटर्न भी मिलता है। वो पहले भी थी अभी भी चल रही है। 1 मिनट के लिए होल्ड करना प्लीज गोपाल बाबू। बहुत जरूरी है दर्शक को समझ में आ जाए। मैंने अनायास ही ये सवाल नहीं उठाया था। देखिए, पहले जो व्यवस्था थी, मैं जीपीएफ में प्रोविडेंट फंड के अपने पैसे कटवाता था, वो मुझे रिटायरमेंट पर मिलता था। पेंशन का मेरा कोई पैसा कटता नहीं था, और तनख्वाह का आधा मुझे पेंशन के तौर पर मिल जाता था। आज की तारीख में दरअसल जो मुझे पेंशन दी जा रही है उसके लिए मुझे पैसा कटवाना पड़ रहा है, और जितना पैसा कटवा रहा हूं उतना भी नहीं मिल पा रहा है। जीपीएफ तो अलग चीज हो गई। हाँ, तो इसलिए ये फर्क है ना, ये बड़ा फर्क है। हाँ, नहीं तो प्रोविडेंट फंड को इस डिबेट से अलग रखिए। हाँ, अलग करिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब आप पेंशन की बात करता हूं। आपको तो पहले भी नहीं मिलती थी, अभी भी नहीं मिलेगी। अब आप अगर एनपीएस में जमा करने लग जाओगे तो आपको मिलने लग जाएगी। पहले आपको नहीं मिलती थी, मुझे भी नहीं मिलती थी। अब मैं एनपीएस में जमा कर रहा हूं तो मुझे पेंशन मिलेगी। एनपीएस में मैं एक चीज बताऊं आपको, मैंने एनपीएस जानबूझकर मैंने एनपीएस नहीं लिया है, और इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि सितंबर 21, 2013 तब वो सांसद थे गोरखपुर से। उन्होंने देश के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी, कीजिए क्या एनपीएस आपने लगा रखा है, ये पैसा तो बाजार में लगता है, अड़गम बड़गम शड़गम होता है उसमें, इसमें रिटर्न नहीं मिलते, पैसा जाया हो सकता है, कोई कंफर्म्ड आपका रिटर्न गारंटी नहीं किया जा रहा है। मैंने उनकी सलाह मानी, एनपीएस पर नहीं गया मैं। सुनो संदीप जी, अभी पूरी बात सुन लो ना, तभी तो बात होगी। बताइए। अभी सुन तो लो। हाँ, अभी मेरी बात आधे आधे रखोगे तो ना आप समझ पाओगे ना जनता आपकी समझ पाएगी। हाँ, बताइए। अगर आप ये सोचोगे कि सरकारी कर्मचारियों को पहले बेनिफिट ज्यादा था और एनपीएस में उनका बेनिफिट कम हो गया, तो हम तो एग्री कर रहे हैं, उसमें डिबेट ही नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को पहले लास्ट पे का 50% जो भी एवरेज का है उसका पेंशन मिलता था, जिसका कॉस्ट सब सरकार देती थी। सरकार ही नौकरी के बाद भी जिंदगी भर उसको जितने साल चलता था उसको वो पेंशन मिलती थी। फिर उसके बाद फैमिली पेंशन भी मिलती थी, उसके परिवार में वो उसकी स्वर्गवास हो गया तो उसकी पत्नी को भी मिलती थी। अब एनपीएस वो स्कीम नहीं है। नहीं, और साथ में एक और चीज जोड़ दूं, उसमें डीए महंगाई भत्ता भी जुड़ता रहता था तो पेंशन बढ़ती थी। अब तो 4044 रुपए अगर डॉक्टर साहब को मिल रहे हैं, ताउम्र 4044 ही मिलेंगे। आप डिबेट किस बात को कर रहे हो? जिस चीज को हम एग्री करें उस पर डिबेट क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं एक फैक्ट जोड़ रहा था। परेशान क्यों हो जाते हैं आप? फैक्ट्स आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आप परेशान हो गए। मैं तो फैक्ट जोड़ रहा था। मैं तो कह रहा हूं उसमें, अरे फैक्ट ये है कि सरकारी कर्मचारियों को पिछले ओपीएस में बहुत ज्यादा बेनिफिट थे जो सस्टेनेबल सरकार के लिए नहीं थे। अच्छा। इसके कारण जो कमिटी बनी थी पहले, उन्होंने कहा कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम को अर्थव्यवस्था के हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठ जाएगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठ जाएगा। राजस्थान जैसे प्रदेशों में उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका 80% सैलरी वगैरह में चला जाता है। नहीं, हिमाचल तो का है वो, राजस्थान में। हिमाचल का। हाँ, तो ऐसा सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, इसलिए ये रिफॉर्म के रूप में न्यू पेंशन स्कीम में, और उसमें केवल सरकारी कर्मचारी भी नहीं, देश में ये अग्नि परीक्षा बन गई है क्या? पुरानी पेंशन योजना आपकी तो अग्नि परीक्षा बन गई है, तभी रिव्यू की। अभी तक तो आप हमें अर्थव्यवस्था का पाठ पढ़ा रहे थे, आज भी पढ़ा रहे हैं, फिर रिव्यू की नौबत क्यों आ गई? हाँ, तो अब सुन लो ना, पूरी बात सुनते नहीं, मेरे काट देते हो। सुन लो, जब मैं आपको एक्सेप्ट कर लेता हूं जो चीजें, तो उसके बाद आप सुन तो लिया करो।
अब मैंने कहा सरकारी कर्मचारियों को पहले ज्यादा बेनिफिट थे, एनपीएस में उनके साथ उसके बेनिफिट्स में एक रेस्ट्रिक्शन आ गया, एक उतने बेनिफिट नहीं मिलते जो आपकी केस स्टडी बता रही है, और सब एक्सेप्टेबल फैक्ट है, इसमें डिबेट करने की बात ही नहीं है। अब यह है कि न्यू पेंशन स्कीम के क्या लाभ हैं। वो सरकारी कर्मचारियों के लिए तो पहले की ज्यादा लाभ वाली, लेकिन सरकार के हिसाब से वो सस्टेनेबल नहीं थी, और यह कमिटी पहले बनी थी, हमने नहीं बनाई थी, पहले की कमिटी का ये रिकमेंडेशन था कि हमें बदलाव करना चाहिए, हमने उसको लागू किया। तो दूसरी बात है कि इसमें न्यू पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी नहीं, सभी इनफॉर्मल सेक्टर, इंडिविजुअल, कोई भी उसका सदस्य बन सकता है, और उसमें केवल शेयर मार्केट में लगाने की बात नहीं है, वहां पे सरकारी बॉन्ड्स में भी लगा सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी लगा सकता है। एक वेल्थ मैनेजमेंट का एक मॉडल है, और शरद जी और मेरे ख्याल से अमर पटनायक जी भी इसको जानते होंगे कि यह एक अलग से एक वेल्थ मैनेजमेंट का सिस्टम है जिसके अंदर रेगुलेटर भी है, सब कुछ है, वो अलग तो अब चीज है। इससे पेंशन लाभ को और आकर्षक कैसे बनाएंगे? मतलब वही शॉर्ट चेंजिंग रिव्यू की गवर्नमेंट सर्वेंट। नहीं, रिव्यू की क्यों आवश्यकता पड़ती है? हाँ। ये भी सुन लो ना, फिर आप बात करना। हाँ। रिव्यू की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि बहुत जगह पे यह बात आ रही है कि न्यू पेंशन स्कीम में जो पेंशन का स्केल है वह कम है, क्योंकि सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है, स्टेट भी करता है, इंडिविजुअल भी करता है, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं है, तो पेंशन का बहुत बड़ा एक लेवल है जो पहले था वो अब कम हो गया है। तो सरकार ने कहा कि देख लेते हैं कि इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, तो रिफॉर्म जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होते हैं। अगर एक स्कीम लिया है, उसमें लगा कि और इंप्रूवमेंट के रास्ते हैं, तो इसलिए रिव्यू कर रहे हैं। और जहां तक आप सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, वो तो एजिटेशन भी गाजर लटका रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के सामने, चुनाव क्योंकि सर पर है। तो चुनाव हो या ना हो, रिव्यू तो अच्छा, चुनाव ना होते तो रिव्यू हो जाता ये? अरे जब जनता की आवाज है, डेमोक्रेसी में लोग शोर मचा रहे हैं, आप भी शोर मचा रहे हो, कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी शोर मचा रहे हो, तो हम कोई जिद पकड़ के बैठे क्या? अगर देश का पैसा है, जनता का पैसा, अगर जनता कहेगी कि बांट दो कल, तो फिर अगर तो पीएफआरडीए में राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल, झारखंड के जो पैसे अटके हुए हैं वापस दे दो। उन्होंने तो पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी। वो तो कंसोलिडेटेड फंड से बाहर चले गए। नहीं, जनता की आवाज, आपने कहा ना कि जनता की आवाज होगी तो आप जिद्दी नहीं है। कानून तो सरकार ही बनाती है, कानून ऐसे थोड़ा ऊपर से भगवान ने बना दिया ये अब बदला ही नहीं जा सकता। अरे सब कुछ बदला जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी होता है। आप यहाँ पे सरकारें भी बदलती है, पार्लियामेंट भी बदलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंप्लीमेंटेशन भी बनते हैं, रूल भी रेगुलेशन बनते हैं, लेकिन आपको देश का हित तो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप व्यक्तिगत सुख सुविधा स्वार्थ कोई एक वर्ग की इंटरेस्ट करते हो, तो मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, देवेंद्र फडणवीस भी व्यक्तिगत हित देख रहे हैं, स्वार्थ देख रहे हैं। वो कह रहे हैं नॉट नेगेटिव ऑन ओपीएस। नॉट नेगेटिव का मतलब है कि यह जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों का जीवन भर का सरकार के प्रति कार्य है, लेकिन आज सरकारी नौकरियों के पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं? सारी सुख सुविधाएं देश के अगर सरकारी कर्मचारियों को ही मिलेगी, बाकी सब घूमते रहेंगे, तो वैसी व्यवस्था करनी है तो आप चर्चा करके। तो ओपीएस क्यों, फौज में क्यों लागू है ओपीएस? वहां भी हटा दीजिए। ये सवाल मैं हर बार पूछता हूं। नहीं, फौज में एक डेडिकेशन है, वो अपनी जान, बाकी कर्मचारी डेडिकेटेड नहीं है। नहीं, उनका जान पे खेलने वाली बात नहीं है। सरकार फौज को मत आप कंपेयर करिए यहाँ अच्छा, पे। फौज का इससे कोई मतलब नहीं। सरकारी कर्मचारी और फौज के कर्मचारियों में मैं आज आपके मंच पे कह रहा हूं, बहुत फर्क है। उनने अपने देश, अपनी जान दे के, अपना परिवार को छोड़ के वो फौज पे लड़ते हैं, उनके लिए सब कुछ करना चाहिए। अच्छा, बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं देश में योगदान नहीं देते, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, अर्धसैनिक बलों में ओपीएस नहीं था। अर्धसैनिक बल क्या करते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फौज है कि अर्धसैनिक बल है देश में? नहीं, तो आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन होता है बॉर्डर पर? बीएसएफ की आर्मी। आप क्या कह रहे हो? उनकी भी ओपीएस खत्म करनी चाहिए सरकार। नहीं, उनको ओपीएस नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब जवाब मांगा है केंद्र सरकार से, इसी महीने जवाब देना है कि उनको ओपीएस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आर्थिक निर्णय जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था को देख के सरकार लेती है। सरकार का कोई हित इसमें या उसमें नहीं है। सरकार का कोई हित नहीं है, आर्थिक हालात देखकर ये फैसले लिए जाते हैं।
अबे दुबे। संदीप चौधरी जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है डिबेट सुनकर, भारतीय जनता पार्टी के मेरे भ्राता गोपाल जी को सुनकर, कि जैसे भूपेश बघेल साहब, अशोक गहलोत जी, सुखविंदर जी ये कह रहे हो कि गोपाल जी तो आपकी गुल्लक फोड़कर पैसे दे दीजिए, या निर्मला बुआ जी के निजी पैसे से। अरे एक्सचेकर का पैसा है साहब। आपने प्रधानमंत्री, देखिए 6 जनवरी 2023 को आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की, स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट करके। उसमें लिख दिया पहले उन्होंने कि ये साहब बहुत जो कुछ स्टेट अगर इसको ऑप्ट करते हैं तो ये फाइनेंशियली बड़ा बुरा झटका राज्य को होगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने फरवरी में एक भाषण दिया। आर्थिक साहब के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत बड़ा पाप कर, ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले। मतलब प्रधानमंत्री जी ने इसको पाप कर्म बताया। अभी भी जो नोटिफिकेशन है तो ये भ्रांति में नहीं रहे देश, ये तो चुनावों को प्रभावित करने के लिए एक चाल चलते हैं। इसमें ओपीएस का कोई बात ही नहीं की है। इन्होंने कहा कि सिर्फ उसको रिव्यू कर लीजिए एनपीएस को, और ये राज्यों का स्टेट सब्जेक्ट है साहब, आपका सरोकार नहीं। हम तो अपना हक मांग रहे थे आपसे कि जो एनपीएस का पैसा 35,000 करोड़, राजस्थान का 17,000 करोड़, छत्तीसगढ़ का 7,000 करोड़, हिमाचल प्रदेश का है, वो दे दीजिए। आप नहीं दोगे तो आपके जाने के बाद सरकार दे देगी। क्या कह रहे हैं आप कि कर्मचारियों का सिर्फ हित नहीं साध सकते, तो क्या बस अडानी जी के हित साधने के लिए सत्ता सौंप दी आपको? 20-20 हजार करोड़ रुपए अगर स्टॉक मैनिपुलेशन करके उनमें आ रहा है तो उसकी जेपीसी भी नहीं कराएंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ अडानी जी का हित साधे और हित साधेंगे। कमेटी तो बनी हुई है। मैं गोपाल बाबू अभी मैं आपके पास आऊंगा, बीच में क्रॉस टॉक नहीं प्लीज, आपको मौका मिलेगा। हाँ बोलिए अबे दुबे। धरती पाताल आकाश सारे कॉन्ट्रैक्ट उनको देंगे, सिर्फ उनका हित साधेंगे। लाखों कर्मचारी जो अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, शासकीय कर्मचारी, उनको अभी संदीप चौधरी जी ने बताया कि 2.5% भी पैसा, अरे 4,000 रुपए में क्या घर चलाएंगे बताइए ना। ये भी नहीं करें कि भारतीय जनता पार्टी की जो हजारों करोड़ की निधि हो गई उसमें से पैसा दे दीजिए। अरे लागू करने में, जमीन पर सही मायने में उतारने में तो सबसे बड़ी भूमिका आपकी सरकार की थी अबे दुबे। देखिए संदीप जी, बहुत पानी बह गया उसमें से। ये भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ था, अब हम उसको अपने राज्यों में ठीक कर रहे हैं। कितना झूठ परोस रहे हैं, मैं पहले भी देख रहा था, कई टेलीविजन चैनल्स ने ये परोसा कि साहब हिमाचल प्रदेश में जितने रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है उतना तो ये पेंशन का खर्च हो जाता। ये मैं आरबीआई की जो इन्होंने स्टेट फाइनेंसिंग की बात की उसी से डेटा लेकर आया हूं। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है टोटल राजस्थान का वो 2,14,977.23 करोड़ रुपए, पेंशन का उस पर बर्डन है मात्र 24,000 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश भी ये झूठ बोल रहे हैं। अभी भी इन्होंने कहा गोपाल जी ने, वहां की रेवेन्यू रिसिप्ट है 36,375.3 करोड़ रुपए, पेंशन का बर्डन है सिर्फ 7,000 करोड़। एक मिनट, अब रुकिएगा नहीं, यहां पर जो गोपाल बाबू ने दिए, बल्कि ये फिगर सबसे पहले मैं ही निकाल कर लाया था। ओन टैक्स रेवेन्यू, खुद का राजस्व जो हिमाचल कमाता है, वो फिगर मुझे बताइए। उसका 79.84% पेंशन और तनख्वाहों में जा रहा है। संदीप जी, केंद्र सरकार जो कलेक्ट कर रही है वो कहां से? खुद का काम कर रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गड्ढे खोद कर पैसे कमा रहे हैं क्या? वो स्टेट से ही तो आता है। जो स्टेट से कलेक्ट करते हैं वो स्टेट को लौटाते हैं डिवेल्यूशन का पैसा। क्या बात, उसको नहीं काउंट करेंगे आप? स्टेट ओन रेवेन्यू खुद का जो है वो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कंडीशन होती है, लेकिन मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक दे रहा हूं, उस परसेंटेज में आप कैलकुलेट कर दीजिए। अगर छत्तीसगढ़ का 90,000 करोड़ है तो 7,602 करोड़ रुपए पेंशन का बिल है। कहने का आशय ये कि स्टेट्स अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये पॉसिबल है। और दूसरी बात, ये क्या कह रहे हैं, हर चैनल पर कहते 5 साल में सारे राज्य बर्बाद हो जाएंगे। अरे साहब 5 साल में नहीं, जो 2004 से जिसने एनपीएस ऑप्ट किए, जो रिटायर 2004 में नौकरी में आया है, वो 32 साल जोड़िए उसको। उसके बाद स्टेट पर 32 साल का समय लगेगा और इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे। अच्छा तो फ्यूचर जनरेशन पर सारा भार डाल रहे हैं अपना राजनीतिक हित साधने के लिए। कोई राजनीतिक, पढ़िए ना, मैं तो कह रहा हूं इनको चुनौती देता हूं, आरबीआई की यही रिपोर्ट पढ़ लीजिए जो उसने दी है। उसमें कहा है उन्होंने कि बाउंस बैक किया। तो मतलब ये आने वाले दिनों में अब कर्नाटक में आप मुद्दा बना रहे हैं, और उसके बाद मध्य प्रदेश जहां से आप आते हैं अबे भाई, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वहां चुनाव होने वाले हैं, तो ये मुद्दा बनेगा।
पुरानी पेंशन योजना का झुंझुना आप बजाएंगे वोटर के सामने? ये झुंझुना कह करके हम समर्पण के भाव से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका अपमान नहीं करें, उनका हक है ये झुंझुना नहीं। प्रधानमंत्री जी रेवड़ियां बता देते हैं। जितनी सोशल सेक्टर की स्कीम अगर कांग्रेस पार्टी अपने राज्यों में लाती कि आपने 1000 रुपए गैस का सिलेंडर कर दिया, हम कह रहे हैं 500 में देंगे, तो बोले तो रेवड़ी बांट रहे हैं साहब। अगर हम इन स्कीम्स को लॉन्च कर दें कि 1500 रुपए बहनों को देंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बहनों को, तो बोले रेवड़ी बांट रहे हैं। मतलब सिर्फ 10-12 लाख करोड़ रुपए अकेले अडानी को कमाने के लिए रखें और देश की जनता का हक अगर अधिकार उनको दे दे कांग्रेस पार्टी, जो दायित्व है हमको, जो इस डेमोक्रेसी में हमको दायित्व है, उसको आप रेवड़ी बता दे और पाप कर्म। अरे कर्मचारियों का पैसा अधिकार का पाप कर्म नहीं है प्रधानमंत्री जी, उनके हक का पैसा है, हर हाल में देंगे हम। रोक कर देख लीजिए, संविधान अधिकार देता है हमको। गोपाल बाबू छोटा सा रिस्पांस, उसके बाद शरद कोहली की बारी। देखिए, हर बात में अडानी ले आना यह कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम की बात है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम ज्यादा लाभकारी है, ये तो आप बता ही रहे हो, सब डाटा आपका बता रहा है, सबकी चीज है। लेकिन वो पूरी तरह से यह रिपोर्ट है कि उसमें एक बहुत छोटा वर्ग था जिसको यह लाभ मिल रहा था और वो सरकारी एक्सचेकर पे बहुत बड़ा उसका बोझ पड़ता था, स्टेट गवर्नमेंट्स पे ज्यादा पड़ता है। आपने वो फिगर बता दी जो मैंने भी आपकी फिगर कोट की है, तो वह पूरी तरह से इन्हीं की कांग्रेस की कमेटी की रिपोर्ट थी कि सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन इन्होंने वोट बैंक के लालच में यह सब चीजें नहीं करी। लेकिन एक देश मिनट अबे भाई, हम लोग, एक मिनट, क्रॉस टॉक नहीं होता अभी। हम गोपाल बाबू देश की के बारी है। सारे लोगों की चिंता करते। इनफॉर्मल सेक्टर 85% हमारे देश में इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनके बारे में इन्होंने कभी चिंता नहीं करी। एक खास वर्ग के बारे चलिए में आप एक खास वर्ग, अच्छा खास वर्ग में चलिए, आपने फौज को माना और मैं फौज की बहादुरी, उनके जज्बे, देशभक्ति को सलाम करता हूं। ये एमएलए और एमपी जो हम नेता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ये पुरानी बात ये एमपीएस में आते हैं कि ओपीएस में? जरूर नहीं, एनपीएस में आते हैं, जरूर ओपीएस में? मैं ज्ञानवर्धन कर हाँ, रहा तो हूं। मैं एग्री करता हूं आपकी बात से कि इस बारे में जरूर सरकार को सोचना चाहिए। हो सकता है ये रिव्यू का मैंडेट भी हो, मैंने पढ़ा नहीं है कि उसका क्या है। देशभक्ति मतलब संसद और विधानसभाओं में देशभक्ति ओतप्रोत होते देखते हैं। सबसे बड़े देशभक्त हमारे सारे संसदों और विधानसभाओं में बैठे, इसलिए नहीं, उनको आपकी बात ओपीएस में मिल दम रही है। है। देखेंगे जो भी सरकार के पास, हम भी बात कर रखेंगे, आप भी रखिए, हम तो सब बात रखेंगे। ठीक कि है, यह शरद चीज कोहली, तो ज्यादा अब आर्थिक पहलू पर आते हैं, क्योंकि आर्थिक पहलू की बिना पर ही ये विमर्श पहले हो रहा था कि एनपीएस ज्यादा तार्किक है, फिस्कली प्रूडेंट है, मुकम्मल है, रिटर्न अच्छे मिलेंगे और पुरानी पेंशन योजना बेड़ा गर्क करेगी। अब सरकार ही रिव्यू कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए संदीप, मैं पेंशन के खिलाफ नहीं हूं पहली बात तो, पर मैं एक चीज जिसका मैं पूरा समर्थन करता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर 85% लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं, आपने जो डेटा दिया 2 करोड़ लोग, मैं राज्य सरकार केंद्र सरकार के सारे एम्प्लॉयज गिन रहा हूं, उनके 5-5 फैमिली मेंबर्स ले लीजिए, मैंने एवरेज लिए, तो करीब करीब 10 करोड़ की आबादी सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। मैंने इसमें पीएसयू भी ले लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले लिए, मैंने स्टेट गवर्नमेंट भी ले लिए। 10 करोड़ लोग एक तरफ और बाकी के 40 करोड़ लोग एक तरफ। तो मैं पहला समर्थन तो यह करता हूं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानता कि एक सरकारी नौकरी एक पेडेस्टल पर रख के देखी जानी चाहिए कि साहब सरकारी नौकरी है तो उसमें पेंशन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कड़वी हकीकत है ना इस देश की। ये कड़वी हकीकत है, इसीलिए मुझे लगता है कि एनपीएस, अगर आप एनपीएस के लाभार्थी बन जाएं, आपने नहीं ले रखी अलग बात है, और एक सरकारी आदमी, दोनों को एक बराबर प्लेइंग फील्ड मिल रही है। क्यों एक सरकार, मैं सरकारी एम्प्लॉयज के खिलाफ नहीं हूं, पर उसको एक अलग पेडेस्टल पे क्यों रखा जाए, पहली बात। ये तो मैं उसका एक उदाहरण देता हूं, मैं थोड़ी दूसरी तस्वीर भी दूं। आज ही मैं एम्स के बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, उनके साथ नाश्ता किया। इज अ फेमस डॉक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। एम्स में कितनी तनख्वाह होगी, मैं कभी तनख्वाह नहीं पूछता हूं, 2-2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख और 2.5 लाख 3 लाख के बीच में है। वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इतने बेहतरीन हैं कि अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो शायद डबल तनख्वाह मिले। डबल नहीं, 20-25 लाख से नीचे की उनकी काबिलियत नहीं आकी जाएगी। वो सरकारी कर्मचारी देश में योगदान दे रहे हैं। तो आपका मतलब उन्होंने बलिदान किया हुआ है एक तरह से। सरकारी कर्मचारी
टैलेंट वाले लोग सरकार में रहकर देश में योगदान करने वालों की तादाद भी है ना। मैं संदीप उस बात को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो निजी क्षेत्र के एम्प्लॉइज हैं उनके साथ भेदभाव क्यों, पहली बात। दूसरा, अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो जो डेट टू जीएसडीपी रेशियो है, क्या यह सच नहीं है कि अगर ये पेंशन आती रहती है इसी तरीके से, ओपीएस की बात कर रहा हूं, तो आने वाली जो युवा पॉपुलेशन है उनकी नौकरियां ही खतरे में पड़ जाएंगी? मतलब वो सरकारी नौकरी देखने का इसको केवल अट्रैक्टिव बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब सरकार मान रही है अभी शॉर्ट चेंज हो रहा है सरकारी कर्मचारी। ये जो अट्रैक्टिव बनाने की बात हो रही है, मुझे लग रहा है जो रास्ता निकलेगा वो बीच का निकलेगा, जो आंध्रा का मॉडल है 33%, 30%, 40%, कुछ आप फिक्स कर दीजिए। बाकी देखिए जो एनपीएस में से रिटर्न आता है 10% आता है, जहां पर एक हिस्सा लगाया जाता है जिसमें 10% इक्विटी में जाता है, दूसरा हिस्सा 30% इक्विटी में जाता है, तीसरा हिस्सा 50% इक्विटी में जाता है और बाकी का फिक्स रिटर्न सिक्योरिटीज में जाता है। और सरकारी कर्मचारी को पता ही नहीं होता कहां पर टिक मार रहा हूं। उसको इससे मतलब नहीं है। वो जब रिटायर हुआ गलती हो गई उसको, क्योंकि एक मिनट गोपाल बाबू, आप हर चीज में बीच में क्यों बोल रहे हैं सर? उनकी बारी है, प्लीज बोलने दीजिए ना शरद बाबू को, आपको दूंगा मैं मौका सर। क्योंकि बीच का जो रिटर्न है वो फिक्स रिटर्न जो है वो आपका 6-7-8% तक रहता है, इसलिए आपको उसमें लो रिटर्न दिखता है। अब सवाल देखिए, नहीं लो रिटर्न की बात नहीं है, आप पूरा पैसा फर्ज कीजिए, अगर आप पैसा निकालना चाहें इस एनपीएस में से 25% से तो ऊपर निकाल ही नहीं पाएंगे, वो भी 3 किस्तों में, उसमें भी गैप देना होगा। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से क्यों ही होती है? ये जो तो मेरी बुढ़ापे की या मेरी हारी बीमारी की, घर में कोई दिक्कत आ गई, बच्चे को विदेश भेजना है, घर बनाना है, बहन की शादी करनी है, मैं पैसे ही ना निकाल पाऊं, मेरा पैसा। देखिए मैं पेंशन के खिलाफ नहीं हूं संदीप, और मैं इस मेथड के सपोर्ट में, मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो चीज इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, ये कुछ अर्थशास्त्री फंड मैनेजर्स बैठकर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर दिया सारे फंड को। पर अगर वो स्टेट ही ब्रोक हो जाएगी, अंग्रेजी में शब्द होता है ब्रोक, अगर वो स्टेट के फंड्स ड्रेन आउट हो जाएंगे, मतलब स्टेट्स के पास विकास के लिए किसी चीज के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो फिर आप इस ओपीएस को कैसे सस्टेन करेंगे? पहली बात। अच्छा, दूसरी साइड में आइए कि अगर एक सरकारी एम्प्लॉय 80-85 साल उसकी उम्र ले लीजिए, अगर उसको पेंशन, उसके जाने के बाद उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है, आपने कहा बुढ़ापे की लाठी है, बिल्कुल ठीक है, मैंने सरकारी नौकरी आज से 30 साल पहले शायद इसीलिए ज्वाइन करी, मैं एक एम्प्लॉय की तरफ से बोल रहा हूं कि मुझे पेंशन मिलेगी। भैया शादी के टाइम ये बात रखी जाती थी, ये सरकारी नौकरी है, पेंशन पक्की है, सारी उम्र की गारंटी है, यही होता था जब नौकरी। अब अगर वो लाठी छीन ली जाती है तो वो सरकारी नौकरी कितनी अट्रैक्टिव रह जाती है। तो उसमें जो एड ऑन्स हैं उनको हटा दीजिए, जब तक कर्मचारी जिंदा रहेगा उसे ही मिलेगी। देखिए ये और कन्वीनियंट प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है, मुझे लगता है जो बीच का रास्ता है, ये जो आंध्रा वाला मॉडल है, मुझे लग रहा है सबसे कामयाब संदीप यही मॉडल रहने वाला है। 33% फिक्स कर दीजिए, बाकी का आप रिटर्न बेस कुछ मिक्स करके 40-42% के करीब आ जाएगी और उससे बात बन जाएगी। दोनों तरफ आगे कुआं है, पीछे खाई है, बीच में कहीं रस्सी पे आपको पकड़ के लटकना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है। और इसका और कोई हल नहीं है विजय बाबू। क्या आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला खेल होगा, वो तैयार होगा, बीच का रास्ता आपको कबूल होगा? जी, मैं सबसे पहले तो जो हमारे महान अर्थशास्त्री हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। कोरोना का वो दौर सबने देखा है, और उस समय वही कर्मचारी, वही सफाई कर्मचारी, वही नर्स, वही डॉक्टर, वही ट्रैकमैन, वही रेलवे का कर्मचारी, वही नर्स और डॉक्टर पूरे देश को, समाज को बचाने का काम किया। अभी इन्होंने एक प्रश्न उठाया, कोई स्पेशल क्यों है? कोरोना के समय में क्या एक भी प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी अस्पतालों में क्या दिखाई पड़ा? वही सरकारी कर्मचारी आपका वैक्सीन ले गया, बोलिए वही दवाएं ले गया, वही आपकी वैक्सीन दिलाया। आप स्पेशल कर रहे हैं, एक मिनट सर, और आप स्पेशल की बात कर रहे हैं, आप कर्मचारियों पे स्पेशल की बात उठा दिया, आपने राजनेताओं पे कभी उठाया? अभी संसद चल नहीं पाई। कितने हमारे माननीय लोगों ने कहा कि संसद का भत्ता हम नहीं लेंगे, कितने लोगों ने उठाया? आपने सवाल उठाया? उन पर जो खर्चा हो रहा है उस पर आपने सवाल उठाया? लोक सेवक को वेतन, पेंशन, भत्ते की क्या जरूरत है, आपने सवाल उठाया? नहीं उठाया आपने। जब सरकारी कर्मचारी की बात आई तो आपको सवाल आया। देश के लिए सेना अर्धसैनिक बल जान देता है, उसके लिए स्पेशल नहीं है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। आपको भी किसी शिक्षक ने पढ़ा कि यहां पर अर्थशास्त्री बनाया है, एक शिक्षक को पेंशन मिली, आपको पीड़ा होने लगी है। ये बहुत दुख की बात है। और अभी एक बात और आई थी, पूरा मौका दूंगा मैं आपको, मैं एक बात और करना। अटल जी जब इस पेंशन पर सवाल किया गया, अटल जी जब बंद किए तो सवाल किया गया कि पेंशन प्यारी है कि राष्ट्र प्यारा है।
तो लोगों ने कहा नहीं नहीं हमें तो राष्ट्र प्यारा है, तो राजनेताओं को इसका मतलब पेंशन प्यारी, राष्ट्र नहीं प्यारा है। हमारे सांसद जी बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने आर्थिक व्यवस्था खराब है, अपने वेतन भत्ते आपने छोड़ दिया है? आप तो सर्वेंट नहीं है, सर्वेंट तो हम लोग हैं। हम तो आते हैं कहते हैं हमें तनख्वाह चाहिए, हमें पेंशन चाहिए, हम क्योंकि सर्वेंट हैं, आप तो लोक सेवक हैं, क्या जरूरत है आपको? और कितने सांसदों ने छोड़ा? विजय जी, देखिए मैंने विजय भाई आपकी पूरी बात सुनी ना, विजय जी, दूसरे को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। विजय भाई रुकिए। विजय भाई, मैं पेंशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं कोई सरकारी एम्प्लॉइज के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ इतनी बात रख रहा हूं कि बाकी के जो 85% लोग हैं, आपने कहा वो स्पेशल है, वो है, मैं स्वीकार करता हूं इसको, पर बाकी के 85% जो जनता है जो नौकरी करती है निजी क्षेत्र में, 40 करोड़ लोग हैं, क्या उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? कन्वीनियंट आर्गुमेंट नहीं है कि वो उनको भी नहीं मिलेगा, इनको भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो कभी हो नहीं पाएगा कि जी 85 का भी देखो, अरे 15 को तो दे दो पहले। नहीं, पर उन 85 वाले जो मिल रहा था वो रुक गया। मैं तो आपकी बात कर रहा था संदीप, आपको क्यों ना मिले? आपने क्या बिगाड़ा है जो आपको पेंशन? क्या वो 85% काम नहीं, क्या वो मेहनत नहीं करते हैं? मैं सरकारी एम्प्लॉइज के खिलाफ नहीं हूं, नहीं, मैं प्राइवेट में इसलिए आया, मुझे सरकारी नौकरी कम पैसे पे जाना ही नहीं था, मैं प्राइवेट में इसलिए आया। हाँ, पर पेंशन लेने से आप इनकार करेंगे अगर आपको मिलेगी? मैं अगर देगा कोई तो कौन मना कर रहा है, पर मैं उसके लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा हूं ना आंदोलन कर रहा हूं। पर आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आंदोलन एक तरफा क्यों हो रहा है? कुछ लोगों का आंदोलन इसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें जो मिल रहा था अब वो नहीं दिया जा रहा। और संदीप, मैं इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स से अलग करना चाहता हूं। ये आर्थिक निर्णय है, इसको वोट बैंक से अलग कर देना चाहिए। मैं इस चीज के भी सर पर है तो रिव्यू हो गया। लास्ट कमेंट्स 15 सेकंड आपके पास अब है, 15 सेकंड गोपाल बाबू। अबे दुबे, देखिए वो पटनायक साहब तो चले गए, अच्छा होता वो इस मंच से घोषणा कर देते कि मैं आजीवन पेंशन नहीं लूंगा, संसद सदस्य नहीं रहूंगा। शरद कोहली साहब एक बार इस बात पर विचार कीजिएगा, जब सारे सोशल सेक्टर की बेनिफिट की स्कीम लॉन्च करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहला लिखा जाता है क्लॉज कि शासकीय कर्मचारी को इसका अधिकार नहीं होगा। किसान की कर्ज माफी होगी तो पहले लिखते हैं जो शासकीय सेवा में होगा उसको लाभ नहीं। जितने स्कीम्स है ना, तो ये उसके दायरे में लेकर आएंगे। क्या बात करते हैं आप? अरे शासकीय कर्मचारियों को जो पेंशन पहले मिल रही थी उसको अगर राज्य सरकारें बहाल कर रही है तो पेट में भारतीय जनता पार्टी को ठीक है गोपाल बाबू, 15 सेकंड, आई एम ओवर शूटिंग प्लीज। हाँ, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रदेश सरकारें लगता है कि हमें हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है वो लागू कर सकती है, करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिव्यू करने की बात है, जो न्यू पेंशन स्कीम में जो भी बातें आप लोगों ने भी काफी मुहिम चलाई है, सब जगह से भी हमें फीडबैक आ रहे हैं, जो आवश्यकता होगी, जनता की आवाज होगी, उसको लागू किया जाएगा। नई पेंशन योजना की समीक्षा शुरू हो गई है, सरकार की अग्नि परीक्षा भी है। क्या पुरानी योजना बहाल होगी? बीच का रास्ता जैसे शरद कोहली कह रहे थे वो निकाला जाएगा, या ये ट्रायल बलून है, ये भविष्य के गर्भ में एक योजना के तौर पर पेश किया जाएगा, चुनावी हुंकार भरी जाएगी, चुनाव खत्म होने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, क्या उसमें अटक जाएगा सवाल? पर पेंशन की टेंशन ये जारी रहने वाली है इस साल और अगले साल भी, ये तय है। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि हर्बल बाथ सोप, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन, भरोसा 35 सालों का। सर्वकॉन। सिमको स्विफ्ट लॉन्ग लास्टिंग ड्यू, बाकी सब भूल है, सिमको स्विफ्ट कूल है। पल्स, प्राण जाए पर पल्स न जाए। यूग्रो, नॉन स्टॉप बिजनेस करने की आजादी।